हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है आपकी बॉडी, हमारी बॉडी या हमारे प्लेनेट पर पाए जाने वाले अलग अलग डाइवर्स टाइप के इंडिविजुअल जैसे कि प्लांट और डिफरेंट टाइप के अदर एनिमल की बॉडी किन चीज़ों से मिलकर के बनी है। तो उन चीज़ों को बनाने वाले स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट को हम बेसिकली सेल कहा कर रहे होते हैं। सेल वो यूनिट होता है जिसके द्वारा हमारे प्लेनेट पर पाए जाने वाले हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाई गई है। तो इस वीडियो के अंदर हम सेल की कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उसके हिस्ट्री के बारे में, किस तरीके से हमारे प्लेनेट पर सेल की डिस्कवरी हुई। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी का श्रेय जो होता है वो रॉबर्ट हुक को जाया करता है। 1665 में इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के द्वारा ट्री के आउटर पार्ट की स्टडी करने के दौरान उन्होंने देखा कि वहां पर छोटे छोटे यूनिट्स ऑब्जर्व हुए। उन्हें लगा कि ये छोटे छोटे यूनिट ही जुड़ करके आपस में जुड़ने के बाद से इतनी बड़ी ट्री बनाया कर रहा है। उसी चीज को आगे चल करके कार्क सेल नाम दिया गया और इनके ऑब्जर्वेशन में बताया गया कि इन्होंने एक्चुअल में सेल, लिविंग सेल तो नहीं देखा, इन्होंने एक डेड सेल की डिस्कवरी कर दिया। इसीलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जा रहा होता है। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी और रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जा रहा होता है। आगे चल करके हमने इस फील्ड में एडवांसमेंट लाया और हमने डिफरेंट टाइप के मॉडर्न माइक्रोस्कोप के मदद से एक साइंटिस्ट है जिन्हें हम एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक कहा कर रहे होते हैं। बेसिकली वो स्पेक्स की शॉप पर काम करते थे और उन्होंने अलग अलग लेंसेज को आपस में जोड़ करके एक थोड़ा मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किया, जिसके द्वारा उन्होंने अपने आसपास के एरिया में पाए जाने वाले हर तरीके के लिविंग चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। वो पॉन्ड के किनारे गए और पॉन्ड में के किनारे जाकर के वहां पर पाए जाने वाले छोटे एल्गी, बैक्टीरिया और डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि आरबीसी को, स्पर्म सेल्स को देखना शुरू किया और उनके ऑब्जर्वेशन से पता चला कि कोई ना कोई चीज है जो इनके बॉडी को बनाई हुई है और आगे चल करके उन्हीं चीजों को उन्होंने लिविंग सेल नाम दिया और इस तरीके से हमारी स्टडी और आगे चल करके बढ़ी। इसीलिए एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक को हम फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहा कर रहे होते हैं। जैसे जैसे हमने माइक्रोस्कोप के फील्ड में एडवांसमेंट किया, नॉल और रस्का साइंटिस्ट के द्वारा 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी कर दी गई तो हमारे साइटोलॉजी फील्ड की स्टडी जो है वो बूस्ट कर गई और अभी के टाइम पर हमने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए हैं जिसके द्वारा हमारी जो साइटोलॉजी फील्ड की स्टडी हो इम्प्रूव्ड हुई है। तो इसी एस्पेक्ट में हमारा अगला कॉन्सेप्ट आया करता है सेल थ्योरी। बेसिकली दो साइंटिस्ट थे, एक था एम स्लाइडेन और दूसरा था टी स्वान। स्लाइडेन जर्मनी के साइंटिस्ट थे और इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में डिफरेंट टाइप के प्लांट को देखा और वहीं पर टी स्वान ये ब्रिटिश थे और ये एक जूलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पे स्टडी किया। 1838 या 39 की बात है कि उस टाइम पर इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर के एक मिला जुला कॉन्सेप्ट दिया जो हर एक लिविंग इंडिविजुअल के बनने वाले बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था। इन्हीं के कॉन्सेप्ट के द्वारा बताया गया कि हमारे प्लेनेट पर पाए जाने वाले हर एक इंडिविजुअल की बॉडी सेल के द्वारा बनाई गई है। लेकिन जब इन साइंटिस्टों से पूछा गया कि ये चीजें कहां से बनती हैं, इनको बनाने वाले कौन है, तो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे। तो इस सेल थ्योरी के अंदर हमें मॉडिफिकेशंस लाने की जरूरत पड़ी। तब हमारा अगला साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्को आया जिसने 1855 में इनमें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सेल थ्योरी को बदल दिया और दूसरे अमेंडमेंट को उसमें ऐड किया, जिसके द्वारा बताया जा रहा होता है, उन्होंने एक वर्ड दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। मतलब हमारे प्लेनेट पर आने वाले नई जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आई हुई हैं, पहले से एग्जिस्ट कर रही सेल्स के वजह से ही नई सेल्स का फॉर्मेशन हुआ कर रहा होता है। तो इस तरीके से ये सेल थ्योरी मॉडिफाइड कर गई। आज के टाइम पर सेल थ्योरी में दो पोस्टुलेट्स हैं। सेल की बात करें तो सेल जो होता है, कुछ इंडिविजुअल की बॉडी केवल और केवल एक सेल के द्वारा बना दी जाती है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल के बॉडी को बनाने के लिए हमें लाखों, करोड़ों और यहां तक कि हमें ट्रिलियंस ऑफ द सेल की जरूरत पड़ रही होती है, तब जाकर के उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ कर रहा होता है। जिनकी बॉडी एक सेल से बनी रहेगी उन्हें हम यूनिसेलुलर, लेकिन वहीं पर जिसकी बॉडी एक से ज्यादा सेल से बनी रहती है उन्हें हम मल्टी सेलुलर के नाम से जान रहे होते हैं। लेकिन क्या सभी के सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही तरीके का सेल पाया जाता? नहीं। तो हमारे प्लेनेट पर दो तरीके के सेल देखे गए हैं। एक ऐसे सेल्स देखे गए हैं जिनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, तो वैसे सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक कहा कर रहे होते हैं। और एक सेल ऐसे देखे गए हैं जिनके न्यूक्लियस के ऊपर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जा रहा होता है, उसे हम यूकैरियोटिक सेल्स कहा कर रहे होते हैं। तो दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है यहाँ पर, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। जैसा कि आप पहले से पढ़ चुके हो कि हमने एक किंगडम पढ़ा था, किंगडम मोनेरा।
मोनेरा के इंडिविजुअल के अंदर हमने बात किया था कि वहां पर इंडिविजुअल की बॉडी हमेशा और हमेशा एक ही सेल की बनी होती है और उनकी सेल प्रोकैरियोटिक हुआ कर रही होती है। तो हर एक कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज हुआ कर रहा होता है वो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 5 माइक्रोमीटर से नीचे का रहा कर रहा होता है, तो जिसे आप इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। एग्जाम्पल की बात करो तो ये हमें बैक्टीरिया के अंदर, आर्की बैक्टीरिया के अंदर, माइकोप्लाज्मा और डिफरेंट टाइप के अदर बीजीए के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। सेल के खास बात की बात करें तो इनके सेल के अंदर इनका जो पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल है उसके ऊपर किसी भी तरीके की कवरिंग हमें नहीं देखने को मिलती, और ऐसे इंडिविजुअल के अंदर हमेशा ही जो राइबोसोम हुआ करता है वो 70S टाइप का रहा कर रहा होता है। साथ ही साथ अलग अलग तरीके के मॉडिफिकेशंस भी देखने को मिल रहे होते हैं। सबसे पहले बात करना शुरू करें तो इनके सेल का जो सबसे आउटर कवरिंग रहा करेगा वो बेसिकली ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है। ये पहला लेयर है। दूसरा लेयर हमेशा ही यहाँ पर सेल वॉल के फॉर्म में रहता है और बैक्टीरिया या इस तरीके के इंडिविजुअल के अंदर हमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन का सेल वॉल दिखता है। तीसरा जो स्ट्रक्चर हुआ करता है, जो सेल एनवलप का स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहा करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमेशा यूकैरियोटिक सेल के जैसे हुआ कर रहा होता है। तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स को मिला करके, पहला जो आउटर बाउंड्री ग्लाइकोकैलिक्स के है, दूसरा सेल वॉल और तीसरा सेल मेम्ब्रेन, सबको मिला करके हम सेल एनवलप कहा कर देते हैं। आगे चल करके हमें देखने को मिलता है कि सेल एनवलप से बाहर निकले हुए कुछ स्ट्रक्चर्स भी रहते हैं। कुछ जगहों पर हमें फ्लैजिला देखने को मिलता है, बैक्टीरियल फ्लैजिला, कई जगहों पर हमें पिलाई और कई जगहों पर हमें फिम्ब्री देखने को मिल रहे होते हैं। फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला इन्हें मोशन देने का काम कर रहा होता है। फिम्ब्री की बात करें तो अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। और वहीं पर यदि हम बात करें पिलाई की तो उसके द्वारा दो प्रोकैरियोटिक सेल्स आपस में रिप्रोडक्शन, या हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत ही सिंपल तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो किया कर रहे होते हैं। और प्रोकैरियोटिक इंडिविजुअल के अंदर इसके अलावा सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा रहेगा और साइटोप्लाज्म में इधर उधर छोटे मोटे डीएनए और आरएनए के मॉलिक्यूल मूव किया कर रहे होते हैं। ऐसे सेल के अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक जो इनका मेन जेनेटिक मटेरियल है उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये थोड़ा इन सेल्स को एडवांसमेंट प्रोवाइड करने का काम किया कर रहा होता है। इसका बेसिक फंक्शन होता है कि ये इन सबको सेल्स को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाने का काम करता है। कई जगहों पर ये ट्यूमर का इंड्यूस कर रहा होता है। साथ ही साथ कई जगहों पर ये फर्टिलिटी फैक्टर के तौर पर भी काम किया कर रहा होता है। एक और एडवांस स्ट्रक्चर यहां पर हमें देखने को मिलता है जिसके द्वारा बैक्टीरिया अपना सेल डिवीजन, रेस्पिरेशन और अदर फैक्टर्स, अदर जो फंक्शंस होते हैं उन्हें शो किया कर रहा होता है। उसे हम मीजोसोम कहा कर रहे होते हैं। जैसे यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है वैसे ही यहाँ पर रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन और डीएनए मल्टीप्लिकेशन के लिए मीजोसोम पाया जा रहा होता है। मीजोसोम बेसिकली 3 तरीके के देखते हैं। यदि बेसल के शेप में देखे तो उसे वेस्कुलर कह दोगे, यदि ट्यूब के फॉर्म में देखेगा तो ट्यूबुलर कह दिया कर रहे होते हो। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर में दिख रहा होता है। कभी कभी सेल मेम्ब्रेन से निकले हुए स्ट्रक्चर के अंदर पिगमेंट मटेरियल्स आकर के डिपॉजिट हो जाते हैं जिसकी वजह से हम उसे क्रोमेटोफोर भी कहा कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के कुछ मॉडिफिकेशंस थे। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल से हट करके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेल हमें नहीं देखने को मिलता है। ऑर्गेनेल वर्ड का सिंपल सा मीनिंग है स्मॉल ऑर्गन ऑफ द सेल। ऑर्गेनेल कहे जा रहे होते हैं, ये कभी भी मेम्ब्रेनस नहीं होते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो ऐसे इंडिविजुअल के अंदर हमें देखने को मिल रहे होते हैं डिफरेंट टाइप के वैक्यूल्स, लेकिन इनके वैक्यूल्स के ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में रहा कर रहे होते हैं। इनके फूड स्टोरेज बॉडी की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो फूड का स्टोरेज होता है वो इंक्लूजन बॉडी के द्वारा किया जा रहा होता है। जनरली उनके अंदर फॉस्फेट और ग्लाइकोजन का स्टोरेज हमें देखने को मिल रहा होता है। इसी तरीके से हम दूसरे तरफ हम बात कर रहे होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। तो हमारे प्लेनेट पर पाए जाने वाले मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, चाहे आप प्रोटिस्टा किंगडम की बात कर लो, प्लांटी फंगी एनिमल या किसी भी किंगडम की बात कर लो, उन सब की बॉडी हमेशा ही यूकैरियोटिक सेल के द्वारा बनाई गई है। जनरली ये सेल्स जो होते हैं वो 5 माइक्रोमीटर से ज्यादा लेंथ के हमें देखने को मिलते हैं और इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया जा रहा होता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ सभी के सभी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर हमें मेम्ब्रेन देखने को मिल रहे होते हैं। लेकिन एक दो ऑर्गेनेल ऐसे भी हैं जिनके
ऊपर कवरिंग नहीं पाई जाती, जैसे कि राइबोसोम्स कभी भी कवर्ड नहीं रहता, वो मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर रहा कर रहा होता है। इसी तरीके से सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करने वाला ऑर्गेनेल जिसे आप सेंट्रियोल कहते हो, वो भी हमें जनरली प्रोकैरियोट में नहीं केवल और केवल यूकैरियोट में ही देखने को मिल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बाद से हमारा स्टडी जो है आगे प्रोसीड करता है और हम सबसे पहले जो कॉमन ऑर्गेनेल है या कॉमन कंपोनेंट्स हैं सेल के, उनके बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आता है सेल मेम्ब्रेन का। चाहे वो प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, हर तरीके के इंडिविजुअल में ये कॉमन रहा कर रही होती है। और ये मेम्ब्रेन जो होती है ये सेलेक्टिव परमिएबल नेचर का हुआ कर रही होती है। मतलब ये अपने सिलेक्शन के बेसिस पर ही डिसाइड करती है कि किस चीज को अंदर सेल के लाना है और किस चीज को सेल से बाहर ले जाने का काम करना है। तो ये डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बेसिकली 3 चीजों के द्वारा बनाई जा रही होती है। सबसे ज्यादा अमाउंट में हमें यहाँ पर फास्फोलिपिड्स देखने को मिल रहे होते हैं और इसके अलावा प्रोटीन्स और स्मॉल अमाउंट में हमें कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल भी देखने को मिल रहे होते हैं। तो अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा अलग अलग टाइम पर इस चीज की डिस्कवरी किया गया। जैसे आगे चल करके हमने एक मॉडल पढ़ना है जिसे हम कह रहे होते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था 1972 में। इस मॉडल के हिसाब से बताया गया कि जो सेल मेम्ब्रेन हुआ कर रही होती है बेसिकली वो 2 लेयर की बनी होती है, ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर। इन दोनों लेयर को हम बोलते हैं फास्फोलिपिड की लेयर्स हैं। और इन लेयर्स के अंदर बेसिकली जो होता है फास्फोलिपिड, ऊपर जो होता है रीजन वो फॉस्फेट का बना होता है और उसके अंदर ग्लिसरॉल पाया जा रहा होता है जिसके अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन वहीं पर बात करोगे उसके टेल्स की, जो टेल्स बाहर की तरफ निकले हुए रहा कर रहे होते हैं, ये बेसिकली सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहा कर रहे होते हैं जो वाटर से दूर जाने की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो इसके टेल्स को हमेशा ही हाइड्रोफोबिक कहा जा रहा होता है, जो वाटर को रिपेल करने की प्रॉपर्टी रखता है। इसके अलावा हमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन या सॉलिड मास के स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलते हैं जो सेल के अंदर एक साइड से दूसरे साइड तक पूरे प्रेजेंट रहा कर रहे होते हैं। उन्हें हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। लेकिन कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल या तो आउटर मेम्ब्रेन पर लगे हो सकते हैं या इनर मेम्ब्रेन पर लगे हो सकते हैं और बेसिकली ये हमेशा ही पेरिफेरल मूवमेंट भी शो किया कर रहे होते हैं। तो इसे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहा कर रहे होते हैं और तब जाकर के हमारा ये पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ कर रहा होता है। इन्हीं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में हमें कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स देखने को मिल रहे होते हैं जिसके वजह से मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी मिल रही होती है, हीट एब्जॉर्ब से स्टेबिलिटी देखने को मिल रही होती है। इसके अलावा लिपिड के ऊपर कभी शुगर की लेयर हमें देखने को मिल जाती, शुगर की चेन देखने को मिल जाती, कभी प्रोटीन के ऊपर देखने को मिल जाती, तो उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के नाम से जान रहे होते हैं। ये सेल के रिकॉग्निशन चैनल के जैसे काम करते हैं, सिग्नल रिकॉग्निशन। आउटर कोई चीज यदि आती है तो यहीं पर आकर के बाइंड किया कर रही होती है, तो ये रिसेप्टर के तौर पर काम किया कर रहे होते हैं। बेसिकली सिंगर और निकोलसन के द्वारा बताया गया कि प्रोटीन आर द आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड। लिपिड यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में रहा कर रहा होता है और ऐसा दिखता है कि हम जो लिपिड का ओशियन है उसके अंदर छोटे छोटे हम आइसबर्ग्स को देख रहे हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को यहाँ पर मिला था। इसी को आगे चल करके क्विसी फ्लूइड नेचर भी कहा जा रहा होता है और डिफरेंट टाइप के अदर फंक्शंस को भी एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल रहा कर रहा होता है। इसके बाद से हम बात करेंगे सेल वॉल की। सेल वॉल जो होता है अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग तरीके के सेल वॉल्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप बात करोगे प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो प्रोकैरियोटिक इंडिविजुअल के जो सेल वॉल होते हैं बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। वहीं पर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करोगे तो प्लांटी के अंदर हर एक प्लांट के सेल के ऊपर आउटर कवरिंग होती है जो सेलुलोज की बनी रहती है। वहीं पर यदि फंगी की बात करो आप तो फंगी का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना हुआ कर रहा होता है। तो डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट तरीके की चीजें मिलकर के सेल वॉल को बनाती हैं और सेल वॉल कभी भी किसी मटेरियल को डिसाइड नहीं करता कि आना है या जाना है। मतलब ये हर एक चीज को परमिशन देने का काम किया कर रहा होता है। तो ये इसके द्वारा किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं लिया जा रहा होता। जनरली ये 3 तरीके के हमें देखने को मिल सकते हैं। एक को प्राइमरी वॉल या दूसरे को यदि बाद में आगे चल करके बनता है तो उसे सेकेंडरी वॉल कहा कर रहे होते हैं। और 2 प्लांट सेल के बीच में सीमेंटिक मटेरियल पाया जाता है जिसे मिडिल लैमेला का नाम दे रहे होते हैं और ओवरऑल ये कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है।
सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे, तो सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही ट्रांसपोर्ट डिसाइड किया जा रहा होता है। तो सेल मेम्ब्रेन बहुत सारी जो चीजें लिपिड के अंदर घुल जाती हैं, उन चीजों को ये सिंपली सेल के अंदर बुलाने का काम किया कर रहा होता है, मतलब सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा वैसे सब्सटेंसेस को एक्सेप्ट करता है। लेकिन वहीं पर आगे चल करके कुछ चीजों को एक्टिवली एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा होता है, उन्हें प्रोटीन के मदद से अपने अंदर लेकर के आता है। तो प्रोटीन दो तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कई जगहों पर कैरियर के तौर पर काम करते हैं, तो कई जगहों पर छोटा सा पाथवे दे देते हैं, टनल दे देने का काम करते हैं। उसका इसमें वो चैनल प्रोटीन्स कहे जा रहे होते हैं। चैनल प्रोटीन की बात करें तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हेल्प कर रही होती है, लेकिन वहीं पर यदि हम बात करें कैरियर प्रोटीन्स की, तो ये सब्सटेंसेस को एक डायरेक्शन से कैरी करके दूसरे डायरेक्शन में ले जाता है, जनरली अपहिल मूवमेंट कराता है, मतलब हायर कंसंट्रेशन की चीज को लोअर कंसंट्रेशन पे नहीं, लोअर कंसंट्रेशन की चीज को हायर पे ले जाता है। तो इसे एनर्जी देनी पड़ती है हमें, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ये होते हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मदद किया कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल और उसकी चीजों पर ये डिपेंड किया कर रहा होता है।